हेलो गाइस, मैं रुस्तम और आप देख रहे हैं नॉलेज लाइफ। अभी हम लोग कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं लोग। आज हम लोग बिहार बोर्ड का 10th क्लास का नॉन हिंदी पढ़ेंगे लोग और 8th क्लास का हिंदी। अभी हम लोग देख रहे हैं लोग पार्ट नंबर 21 और इसका नाम है चिकित्सा का चक्र। ये हास्य व्यंग है। पार्ट की कौन सा व्यंग है? हास्य व्यंग। यानी किसी भी टॉपिक को उठा करके उसके बारे में लेखक लिखता है और उस पर व्यंग करता है। और इसके व्यंग का यानी कि लेखक है बेढप बनारसी। ठीक है, ये हमारा देश में चल रहा है चिकित्सा पद्धति पर व्यंग करते हैं। तो हम सबसे पहले ये पेज नंबर हमारे 90 है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें उद्देश्य पढ़ते हैं। बेढप बनारसी ने प्रस्तुत व्यंग के माध्यम से चिकित्सा पद्धतियों के विरोधाभासों को सफलतापूर्वक उभारा है। यदि हमारे भारत में जितने प्रकार का चिकित्सा पद्धति चलता है उसमें क्या विरोधाभास है, इसको ये उजागर करते हैं। चिकित्सकों की वेशभूषा, नुस्खे, औषधि निर्णय के तर्क जैसे अनेक प्रसंगों पर कटाक्ष करते हुए व्यंगकार ने विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के मर्म का वर्णन किया है। यानी कौन सा डॉक्टर किस तरह से इलाज करते हैं, किस तरह से दवा देखते हैं और मरीज को कैसे देखते हैं, इस सारे पर ये कटाक्ष करते हैं। पाठ के अध्ययन के बाद आप हिंदी साहित्य के व्यंग की बारीकी को समझ पाएंगे। अरे हिंदी साहित्य में व्यंग किसे कहते हैं आप यह भी समझ पाएंगे। लेखक कहानी शुरू करते हुए कहते हैं, मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूँ। देखने में कोई भला आदमी रोगी नहीं कर सकता। यदि एकदम स्वस्थ है, कोई भी नहीं कहेगा कि रोगी है। मेरी आयु लगभग 35 वर्ष की है। लेखक की आयु कितने हैं? 35 वर्ष। आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा। लोगों को बीमार देखता था तो मुझे बड़ी इच्छा होती थी कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता। यह तो न था कि मेरे बीमार होने पर दिन में 2 बार बुलेटिन निकलते, पर इतना अवश्य था कि मेरे बीमार पड़ने पर हंटले बिस्किट, जिन्हें साधारण अवस्था में घर वाले खाने नहीं देते, दवा की बात और है, खाने को मिलते। हालांकि लेखक कह रहे हैं कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ा हूँ और जब भी लोगों को बीमार देखता हूँ तो मुझे भी शौक होता है कि काश मैं भी बीमार पड़ता। मैं अमीर तो नहीं हूँ, नेता तो नहीं हूँ कि न्यूज पे दिखाया जाएगा, मगर ये अवश्य है कि मेरे घर वाले जो बिस्किट खाने के लिए नहीं देते थे वह जरूर देंगे। मेरी बीवी जो इज्जत नहीं करती है वो मेरे सर पे यूडी क्लोन की सीसी उड़ेलकर कोमल हाथों से मालिश करेगी। कौन सा तेल? यूडी क्लोन। यूडी क्लोन तेल का नाम है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी इच्छा थी कि दोस्त लोग आकर मेरे सामने बैठते और गंभीर मुद्रा धारण करके पूछते, कहीं बेढप जी कैसी तबीयत है, किसकी दवा हो रही है, कुछ फायदा है। जब कोई इस प्रकार से रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता तब मुझे बड़ा मजा आता और उस समय में अनंत की सीमा के उस पार पहुंच जाता। यह कह रहा है कि मैं बीमार पड़ता तो मेरे दोस्त आते, रुआसा चेहरा बनाते, मेरे जानने वाले आते और मेरी खैरियत पूछते, तो मुझे बहुत ही मजा आता, अंदर से खुशी होती है ना। दूसरा पैराग्राफ है, हाँ तो एक दिन मैं हॉकी खेल कर आया। बेढप जी क्या करते हैं? हॉकी खेल कर आते हैं। कपड़े उतारे, स्नान किया, शाम को ही भोजन कर लेने की मेरी आदत है, पर आज मैं मैच में रिफ्रेशमेंट ज्यादा खा गया था, इसलिए भूख न थी। श्रीमती जी ने खाने को पूछा, मैंने कह दिया आज स्कूल में मिठाई खाकर आया हूँ, कुछ विशेष भूख नहीं है। उन्होंने कहा, विशेष न सही, साधारण सही, मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था, संभवतः मेरे आने में देर हो। मैंने फिर इनकार नहीं किया। उस दिन थोड़ा ही खाया, 12 पूरियां थी और वही रोज वाली आध पाव मलाई। खा चुकने के बाद पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार का रसगुल्ला आया है। रस तो होगा ही, कल तक संभव है कुछ खट्टा हो जाए। 6 रसगुल्ले निकल कर मैंने चारपाई पर धरना दिया। रसगुल्ले छायावादी कविता गाते, सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे। लेखक हॉकी खेल कर गया है, वहां से कुछ खाना खा कर गया है। भूख तो नहीं थी, मगर इनकी पत्नी हॉल में जा रही है मूवी देखने के लिए, इसलिए कहती है कि आप खा लीजिए वरना लेट हो जाएगा। फिर ये मना नहीं करते हैं और खाना खाते हैं, ठीक है लाओ। और इनकी पत्नी आती है तो ये क्या खाते हैं देख लीजिए लोग, 1200 पूरी। कितना पूरी खाते हैं? 1200 पूरी खाते हैं ना, और आध पाव मलाई खा लेते हैं। और प्रसाद जी के यहाँ से, ये बहुत ही फेमस है, प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार का रसगुल्ला आया था, है ना। ये 6 रसगुल्ला खा लिए, सोच रहे थे सुबह में रखेंगे तो खराब हो जाएगा। इस रात ही में 12 पूरी और 6 रसगुल्ला और आध पाव मलाई खा करके चल दिए सोने। और ये छोटे छोटे नहीं थे, बहुत ही बड़े बड़े रसगुल्ले थे। एक 3 बजे रात को नींद खुली, नाभि के नीचे दागी और एक पेट में मालूम पड़ता था कोई बड़ी बड़ी सुइया लेकर के पूछ रहा है। यानी कि लेखक 3 बजे रात में उठे और उनके पेट में दर्द शुरू।
परंतु मुझे भय मालूम नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे समय के लिए औषधियों का राजा, रोगों का रामबाण, अमृत धारा की एक शीशी हमेशा मेरे पास रहती थी। ये कौन सा दवाई पी रहे थे? अमृत धारा। जैसे तुरंत बालम खीरा होता है ना, वैसे ही अमृत धारा होता है। मैंने तुरंत उसकी कुछ बूंदे पान की, यानी पिया, दोबारा पी, तिबारा पी, पितवा पितवा पुनः पितवा, हिसाब करता उसी समय मुझे मालूम है, यानी कि लगातार पीते रहे, पेट की दर्द में आराम नहीं हुआ। प्रातः काले सुबह होते होते शीशी समाप्त हो गए, दर्द में किसी प्रकार की कमी न हुई। प्रातः काले डॉक्टर के यहाँ आज भेजना पड़ा, यानी कि इन्होंने एक औषधि वाले दवा का मजाक बना दिया कि दवा दिया जाता है, लेकिन इससे कोई मुझे फायदा नहीं हुआ। सुबह होते होते डॉक्टर को बुलाना पड़ा। डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे, वे इक्के पर तशरीफ लाए, इक्के मेरे टमटम पर आए। सूट तो वे ऐसे पहने हुए थे कि मालूम पड़ता था प्रिंस ऑफ वेल्स के वेलेंटो में है। प्रिंस ऑफ वेल्स इंग्लैंड के राजकुमार का नाम था, जो अपनी कार में निकलता था। ऐसे सूट वाले का इक्के पर आना वैसे ही मालूम है जैसे लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना। मैं अपना पूरा हाल नहीं भी न कर पाया था कि बोले जुबान निकलाइए। प्रेमियों की जो मजा प्रेमिकाओं की आंख में देखने में आता है, शायद वैसा ही डॉक्टरों के मरीज को की जुबान देखने में आता है। कह रहे हैं कि मैं अभी ना बता भी नहीं पाया था कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है। डॉक्टर साहब कह रहे अपना जुबान दिखाइए। आइए उसको तंज करते हैं, कहते हैं कि जिस तरह से प्रेमी अपने प्रेमिका के आंख में देखते हैं, उसी प्रकार से डॉक्टर अपने मरीज की जुबान को देखते हैं। डॉक्टर बहुत मुस्कुराए, बोले घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए, 2 खुराक पीते ही आपका दर्द वैसा ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। मैं तो दर्द से बेचैन था। डॉक्टर साहब को साहित्य का मजा लूट रहे थे, यानी वो साहित्य सिखा रहे थे। चलते चलते बोले अभी अस्पताल खुला ना होगा, नहीं तो आपको दवा मांगनी ना पड़ती। खैर चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवा लीजिए, वहाँ दवाइयाँ ताजी मिलती है। बोतल में पानी गर्म करके सेकिएगा। दवा पी गई, गर्म बोतल सेक के आराम भी हुई। सेकते सेकते छाले पड़ गए, पर दर्द में कमी न हुई। डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के हैं, सरकारी अस्पताल 10 बजे खुलता है, सुबह में आए हैं, कह रहे हैं कि आप मेरे प्राइवेट क्लिनिक से है ना, दवाखाना से, चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगा लीजिएगा और बोतल से सेकिएगा। ये कह रहे मैं सेकते सेकते पेट में छाला पड़ा लिया, लेकिन दर्द में कोई आराम नहीं हुआ। ये आप दवाखाना का नाम याद रखिएगा, चंद्रकला फार्मेसी। ठीक है। दोपहर हुआ, शाम हुई, पर दादा ने मुझे ऐसा प्रेम दिखलाया कि हटने का नाम दूर, लोग देखने के लिए आने लगे। जैसा सोच रहे थे वैसा होने लगा। मेरे घर पर मेला लगने लगा, ऐसे ऐसे लोग आए कि कहाँ तक लिखूं। हाँ, एक विशेषता थी, जो आता एक न एक नुस्खा अपने साथ ले आता था। किसी ने कहा आज कुछ नहीं हींग पिला दो, किसी ने कहा चूल्हा खिला दो। खाने के लिए सिवाय जूते के और कोई चीज बाकी न रह गई, जिसे लोगों ने न बताई। जूता सुहाने के अलावा लोगों ने सारे चीज उपाय बता दिया था इनको पिलाने के लिए। 3 दिन बीत गए, दर्द में कमी न हुई। लोग आते मुझे देखने के लिए, पर चर्चा क्षेत्र प्रसाद जी का मुंह नाटक मंच रंगमंच की दृष्टि से कैसा है। राय कृष्ण दास हफ्ते में 9 बार दाढ़ी की बनाते हैं। राय कृष्ण दास हफ्ते में कितना बार दाढ़ी बनाते हैं? हफ्ते में होता है 7 दिन, लेकिन वो दाढ़ी बनाते हैं 9 दिन। ये सारे चर्चा होते थे, लोग आते थे तो देखने के लिए था। मुझे भी कुछ बोलना ही पड़ता, ऊपर से पान और सिगरेट की चपत अलग से। भला दर्द में क्या कमी हो, मेहमान आता है तो उनको नाश्ता पानी कराना पड़ता था। आखिर में लोगों ने कहा तुम कब तक इस तरह पड़े रहोगे, किसी दूसरे की दवा करो। लोगों की सलाह से डॉक्टर चूहानाथ कातर जी को बुलाने की सलाह हुई। किसको बुलाने की सलाह हुई? चूहानाथ कातर जी। ये भी कमाल के डॉक्टर है ना, चूहानाथ कातर जी। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे, पर ये मेरा दोस्त नहीं है, या उनके माता पिता का दोस्त है। यानी उनका माता पिता का नाम रखा है, उनका दोस्त है। मुझे उनका नाम रखना होता तो अवश्य कोई साहित्यिक नाम रखता। वे लिखा वे थे यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम था वैसे उनका गुण था। आपकी फीस 8 रुपए थी और मोटर कार का 1 रुपया अलग से। आप लंदन से FRCS करके आए थे, ठीक है। कहाँ से पढ़ाई किए थे? लंदन से FRCS। आप फीस कितना है? 8 रुपया, कार का 1 रुपया, 9 रुपये इनका खर्च लगता है इनको बुलाने में। कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों की फीस रात में बढ़ जाती है। खैर डॉक्टर साहब बुलाए गए, आते ही हाल पर हम किया और बोले रात में डॉक्टर आता है ना, तो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। डॉक्टर साहब आए और आते ही कहे मिनटों में दर्द गायब हो जाता है, थोड़ा पानी गर्म कराइए, तब तक यह दवा मंगवाइए। यानी कि दवा खरीद करके मंगवा रहे हैं, पानी गर्म करवा रहे हैं। एक पुर्जे पर आपने दवा लिख दिया, पानी गर्म हुआ, 2 रुपए की एक दवाई, कितने रुपए की? 2 रुपए की। डॉक्टर साहब ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी यानी इंजेक्शन निकाली, उसमें एक लंबी सुई लगाई, पिचकारी में दवा भरी और मेरे पेट में बस सुई कुछ का दवा डाली, यानी कि इंजेक्शन दे दिए मरीज को। डॉक्टर साहब कुछ कहा और मुझे संताना देकर चले गए। उसके बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया।
मेरी नींद कब खुली कह नहीं सकता, पर दर्द में कमी हो चली थी और दूसरे दिन प्रातः काल पीड़ा रात चक्कर हो गई थी। डॉक्टर चुहा कातर जी के इलाज से जो लेखक बैठा परासी थे और बिल्कुल भी स्वस्थ हो गए। कोई 2 हफ्ता मुझे पूरा स्वस्थ होने में लगे। डॉक्टर बराबर डॉक्टर चुहानाथ कातर जी का दवा पीता रहा। 18 आने की 1 शीशी पकड़ी जाती थी। कितने आने की? 18 आने, है ना। 100 आने 25 आना का मतलब 1 पैसा, 4 आना कहते हैं ना, 25 पैसे का 50 पैसा का 8 आना कहते हैं, 16 आने के 1 रुपये कहते हैं। वैसे ही 18 आने का 1 शीशी आता था। 15 दिन बाद मैं डॉक्टर साहब के घर गया उन्हें धन्यवाद करने के लिए। मैंने पूछा कि आप दवा पीने की कोई असरता तो नहीं होगी? वे बोले यह तो आपकी इच्छा पर है, यदि आप काफी एहतियात न करेंगे तो आपको एपिंडाइसिस हो जाएगा, नया बीमारी है। आपकी श्रीमती जी बड़े भाग्यवती है, अगर 6 घंटे की देर हो जाती तो उन्हें जिंदगी भर होना पड़ता। वह तो भाई आपने मुझे बुला लिया, अभी कुछ दिनों दवा पीजिए। डॉक्टर साहब कह रहे हैं दवा मत पीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन अगर नहीं बुलाते तो जब 6 घंटा लेट होता तो आप मर जाते। आपकी पत्नी बहुत ही भाग्यशाली है। फिर थोड़ा देर बाद कुछ बीमारी का नाम लेकर डराते हैं, कहते हैं दवा भी पीते रहिए। इसी बीच डॉक्टर महोदय ने ऐसे ऐसे मर्जों के नाम सुनाए कि मेरी तबीयत थोड़ा टूटी। भला मुझे ऐसे मर्ज हुए जिनका नाम साधारण क्या बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। मालूम नहीं है सब मर्ज सब डॉक्टरों को मालूम है कि केवल हमारे कातर जी को ही मालूम है। खैर मैंने दावा जारी रखी, यानी लेकर सोचे चलिए कुछ दिन और दवा पीते हैं। अभी 1 सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ था कि 2 बजे दिन को एकाएक सिर दर्द रूपी फौज ने मेरे शरीर पे किले पर हमला कर दिया। डॉक्टर साहब ने जिन जिन भयंकर बीमारियों का नाम लिया था उसका स्वरूप मेरी रातों की नींद आंखों के सामने नृत्य करने लगा। मैंने सोचा कि लगता है उन्हीं में से किसी एक मर्ज का हमला है। तुरंत डॉक्टर साहब के यहाँ आदमी दौड़ाया गया कि इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। कह रहे हैं कि मैं ठीक तो हुआ था, लेकिन फिर भी 2 बजे दिन में अचानक से फिर से वही हमला अटैक हुआ, है ना। डॉक्टर साहब जितना बीमारी बताए थे इनका हालत खराब उस बीमारी को याद करके। फिर डॉक्टर के यहाँ फौरन आदेश भेजा गया कि चलिए इंजेक्शन लेकर के चुहानाथ कातर जी को बुलाया गया, ठीक है। वहां से आदमी बिना मांगी पत्रिका की भांति लौट कर आया कि डॉक्टर साहब कहीं गए हैं, यानी डॉक्टर साहब है ही नहीं क्लिनिक पर। इधर मेरी हालत क्या थी उसका वर्णन यदि सशक्ति शॉर्ट हैंड से लिखे तो संभवतः समाप्त न हो। हवाई जहाज के पंजे की तेजी के समान तो करवटे बदल रहा था। इधर मित्रों और घर वालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब कौन बुलाया जाए। पर निशस्त्रीकरण सम्मेलन की बातें कोई किसी की बात न मानता था, ना कोई निश्चय हो पाता था। कह रहे कि चुहानाथ तो नहीं आए हैं, लोग चर्चा करते थे कि इस डॉक्टर को बुलाया जाए, बाकी कहते थे नहीं इसको नहीं, इसको बुलाया जाए, बाकी कहते थे उसको नहीं। ऐसे कॉन्फ्रेंस हो रही थी लेकिन कोई किसी को बुला नहीं रहा था। और ये ऐसे करवट बदल रहे हैं जैसे हवाई जहाज का पंखा चल रहा है। मालूम नहीं लोगों में क्या क्या बात है, कौन कौन प्रस्ताव फेल हुए, कौन कौन से पास। फिर आगे लिखा है रसक रंजन चिकित्सा मार्तंड कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री को बुलाने की बात हुई। हाँ ये वैद्य का नाम है, इतना बड़ा, ठीक है ना। रसक रंजन चिकित्सा मार्तंड कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री अभी बुलाए जाएंगे। एक सज्जन आए, उन्हें बुलाने के लिए भेजे गए। कोई 45 मिनट हो गए परंतु वैद्य जी न आए, न भेजे गए सज्जन का ही पता चला। एक और दर्द आयकर टैक्स की तरफ बढ़ता जा रहा था, दूसरी ओर इन लोगों का भी पता नहीं और भी बेचैनी बढ़ी। यानी 45 मिनट से वैद्य जी को बुलाया जा रहा है लेकिन वो अभी तक नहीं आए हैं। जो गया वो भी उधर रह गया। अंत में जो साहब फिर दूसरा आदमी को भेजा गया। अंत में जो साहब गए थे लौटे हुए बोले वैद्य जी बड़े गौर से पत्र देखा है और कहा है कि अभी बंधु के साथ संक्रांति वर्ष में शनि की स्थिरता है। 41 पल 9 विपल में शनि बाहर हो जाएगा और 1.5 घड़ी एकादशी का योग है, उसके समाप्त होने पर मैं चलूंगा। डॉक्टर वैद्य जो है पत्रा देखे है, कह रहे पत्रा में शनि का योग है, शनि निकल जाएगा तब मैं आऊंगा इलाज करने के लिए। सुनकर मेरा कलेजा कबाब हो गया। मगर वे कब आए थे एवं बुलाना भी अवश्य था। मैंने उन्हें भेजा, फिर दोबारा भेजा गया था ना। कोई आधे घंटे बाद वैद्य जी एक पालकी पर तशरीफ लाए। ये किस पर आए थे? पालकी पर। सरकारी डॉक्टर टमटम पे आया है, चुहानाथ कातर जी मोटर कार से आए हैं और वैद्य जी पालकी पर। 4 आदमी कंधे पे उठाते हैं डोली की तरह, उस पर बैठते हैं। अगर आप मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए, आप मोती पाले हुए थे, कंधे पर एक सफेद दुपट्टा डाले हुए थे। इसका तेरे शरीर पर सूत के नाम का एक जनेऊ था जिसका रंग देखकर यह शंका होती थी कि कविराज जी कुश्ती लड़कर आ रहे हैं, यानी बहुत ही गंदा। वैद्य जी ने कुछ और पूछा, पहले नाड़ी हाथ में ली। 5 मिनट तक एक नाड़ी देखी, फिर दूसरे हाथ की। 10 मिनट तक सिर्फ हाथ की नस चेक करते रहे, दोनों हाथ 5-5 मिनट। बोले वायु का प्रकोप है, या वायु उसके पिताशय में प्रवेश कर आत्म में जा पहुंची है। इससे मंदाग्नि का प्रादुर्भाव होता है। किसी कारण जब भोज्य पदार्थ पड़ती है तो होता है, तब सुख का कारण होता है। यानी कि सिंपल सा कहे तो इनको पेट में कह रहे हैं वैद्य जी की यहाँ पे पेट में गैस हो गया है। अच्छा अति कुछ खराब खाने से। अभी बेचारे संस्कृत में बोल रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है। कविराज जी मालूम है क्या बक रहे थे, मेरी तबीयत दर्द और क्रोध से एक दूसरे संसार में चटपटा रही थी। आखिर मुझसे रहा ना गया। मैंने एक सज्जन से कहा जरा अलमारी से आपटे का पोस्ट का डिक्शनरी लाइए। आपटे का डिक्शनरी यानी हिंदी का डिक्शनरी है ना।
यह सुनकर लोग चकरा गए। कुछ लोगों को संदेह हुआ अब मैं होश में नहीं हूँ। मैंने कहा दवा तो पीछे होगी, मैं पहले समझ तो लूं कि मुझे रोग का हुआ है। तत्पश्चात वैद्य जी चरक सुश्रुत के श्लोक सुनाने लगे, यानी कुछ मंत्र पढ़ने लगे और अंत में कहा देखिए मैं दवा दे देता हूँ और अभी आपको लाभ होगा। पंडित जी ने दवा दी, कहा कि अदरक के रस में इस अवधि का सेवन करना होगा, यानी आदि के साथ पीना होगा। कह साहब फीस दी गई, किसी प्रकार वैद्य जी से पिंड यानी पीला छुटा। 2 दिन दवा दी गई, कभी कभी अवश्य कम हो जाता पर पूरा दर्द न गया। सीआईडी के समान पीछा छोड़ता ही नहीं था, यानी दर्द जाता ही नहीं था। चारपाई पर पड़े रहने लगा। दिन को मित्रों की मंडली आती थी, वो आराम देती थी कम, दिमाग चाटती थी अधिक। एक सज्जन मुझे देखने के लिए तशरीफ लाए, बोले साहब आप लोगों को देश का हर समय ध्यान रखना चाहिए, आप किसी भारतीय हकीम अथवा वैद्य को दिखलाइए। मैंने सोचा वैद्य महाराज को तो मैंने दिखा ही लिया, अब हकीम भी शायद, यानी कि एक और आदमी राय दे रहे हैं कि वैद्य और हकीम से दिखाइए। तो वैद्य तो देख कर गए, अब हकीम जी आएंगे देखने के लिए। हकीम साहब आए। यद्यपि मैं अपनी बीमारी का जिक्र और बेबसी का हाल लिखना चाहूँ, पर हकीम साहब की पोशाक और उनके राशन का जिक्र न करना मुझसे न हो सका। लेकर कर मैं बीमारी बात बताऊंगा, पहले उनके हुलिया बता दूं। सर्दी बहुत तेज नहीं थी, बनारस में बहुत तेज सर्दी नहीं पड़ती है, ठंडा ज्यादा नहीं पड़ती है, फिर भी उन्हीं कपड़ा पहनने का समय आ गया था। परंतु हकीम साहब चिकन का बंदार कुर्ता पहने हुए थे, सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी रखी हुई थी, पाँव में पजामा ऐसा पहना होता था, मालूम होता था कि चूड़ीदार बनने वाला था। परंतु दर्जी ने ईमानदार था, उसने कपड़ा चुराया नहीं, सबका सब लगा दिया। अथवा यह भी हो सकता है ढीली मोरी के लिए कपड़ा दिया हो, दर्जी ने कतौर प्रयोग करके चुस्ती दिखाई हो, यानी पिजामा ना तो ढीला था ना तो टाइट था। जूता कामदार दिल्ली वाला था। हकीम साहब पतले दुबले इतने थे कि मालूम पड़ता था अपनी तंदुरुस्ती मरीजों को बांट दी है। हकीम साहब ने नजाकत भी बला की थी, रहते थे बनारस में मगर कार्य करते थे लखनऊ के, लखनऊ से पढ़ाई किए थे, इसीलिए हर बात में लखनऊ की बात लाते थे, दुबले पतले थे। आते ही मैंने सलाम किया, जिसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े अंदाज से दिया और बोले मिजाज कैसा है, यानी कि वैद्य हकीम जी किससे पूछ रहे हैं, लेखक से। मैंने कहा मर रहा हूँ, बस आपका ही इंतजार था, अब यह जिंदगी आपके ही हाथों में है। हकीम साहब ने कहा यार आप तो ऐसी बात करते हैं गोया जिंदगी से बेजार हो गए हैं। हकीम साहब कहा अरे ऐसा बात मत करिए, लग रहा है कि मन में भी करीब है, भला ऐसी गुफ्तगू भी करता है कोई। मरे आपकी दुश्मन नफ्स तो दिखाइए, खुदा बंद करीम ने चाह तो आनंद फानंद में दर्द रखू चक्कर होगा। यानी ये भी आते हैं वैद्य की तरह 5-5 मिनट दोनों हाथ की नसों को चेक करते हैं, कहते हैं कि आपका दर्द जरूर ठीक होगा। मैंने कहा बस आपकी दुआ है, आपका नाम बनारस नहीं पूरे हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है, इसीलिए तो आपको तकलीफ दी गई है, यानी बहुत अच्छे हैं इसलिए तो आपको बुलाया गया है। 10 मिनट तक हकीम जी ने नब्ज देखी, फिर बोले मैं नुस्खा लिख देता हूँ, दवा लिख देता हूँ, इससे इस वक्त आप पीजिएगा, इंशाअल्लाह जरूर शिफा होगी। हकीम साहब चलने को तैयार हुए, उठते उठते बोले जरा एक बात का ख्याल रखिएगा, आजकल दवाइयाँ लोग बहुत पुरानी रखते हैं, मेरे यहाँ दवाइयाँ ताजी मिलती है, यहाँ जाते हुए भी अपनी दुकान का प्रचार करते हैं, कहते हैं दूसरे दवा मत लीजिएगा, मेरे दुकान से लीजिएगा कि मैं ताजा ताजा दवाई रखता हूँ। दर्द फिर कम हो चला, परंतु दुर्बलता बढ़ती चली, कभी कभी दर्द का दौरा भी अधिक वेग से हो जाता। घर वालों को और मुझे भी दर्द के संबंध में विशेष चिंता होने लगी। कोई कहता था कि लखनऊ जाओ, कोई एक्सरे का नाम लेता था, कोई कुछ राय दी कि जल चिकित्सा कीजिए। एक सज्जन यहाँ ने कहा यहाँ सब कुछ नहीं, आप इलाज शुरू कीजिए ना, देखिए कितनी शीघ्रता से लाभ होता है, यानी होम्योपैथी का इलाज शुरू कीजिए। साहब इन्हीं नन्ही गोलियां मालूम नहीं कहाँ का जादू है, साहब जादू का काम कर दिए, जादू का, यानी एक आदमी कह रहे हैं कि अब होम्योपैथी जो गोल गोली होता है उसको खाइए आपका दर्द ठीक हो जाएगा। एक प्राकृतिक चिकित्सा वाले ने कहा था कि आप गीली मिट्टी पेट पर लेकर धूप में बैठिए, 1 हफ्ते में दर्द गायब हो जाएगा, हवा हो जाएगा। यानी एक आदमी जो जड़ी बूटी देते हैं वह गीली मिट्टी पेट पर लगाने के लिए कहा दिए। हमारे ससुर साहब एक डॉक्टर को लेकर आए, उन्होंने कहा देखिए डॉक्टर साहब आप पढ़े लिखे आदमी है, समझदार है, मैं किसी को बोल उठा, समझदार ना होता तो आपको कैसे बुलाता, है ना। इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने के लिए आई, लेखक की नानी की मौसी, उन्होंने बड़े प्रेम से देखा, देखकर बोली मैं तो पहले ही सोच रही थी यह कुछ ऊपरी खेल है। मैंने पूछा यह ऊपरी खेल क्या है नानी जी? बोली बेटा सब कुछ किताब में थोड़े ही लिखा रहता है, बात यह है कि किसी चुड़ैल का फंसा है। यानी कि नानी की मौसी आई होकर तुम्हें चुड़ैल पकड़ी हुई है। मेरी स्त्री और माता की ओर देखकर कहने लगी देखो ना इसकी बरौन यानी भौं आँख की भौं कैसे खड़ी हुई है, कोई चुड़ैल लगी है, किसी को दिखा देना चाहिए। मैंने कहा डॉक्टर तो मेरे जान के पीछे पड़ गए हैं, क्या चुड़ैल उनसे भी बढ़कर है? जब सब लोग चले गए तब मेरी पत्नी ने कहा तुम लोगों की बात क्यों नहीं मान लिया करते, कुछ हो या ना हो तुम्हें इसमें तुम्हारा हर्ज क्या है? मेरे दर्द में किसी विशेष प्रकार की कमी ना हुई, ऊर्जा से किसी प्रकार के तो आशा क्या करता, बीच बीच में दवा भी होती जाती थी।
यानी कि डॉक्टर भी आते थे, इलाज भी होता था, दवा भी खाते थे, ओझा भी आते थे, झाड़ फूक भी होता था, लेकिन कोई पर ठीक नहीं कर पाता था। कुछ लाभ अवश्य हुआ पर पूरा फायदा ना हुआ। मैंने अब पक्का इरादा कर लिया कि लखनऊ जाऊं, तो बात काशी में नहीं हो सकती, वह लखनऊ में हो सकती है। वहां सभी साधन है, लखनऊ में अच्छे डॉक्टर है, बहुत सारे डॉक्टर है और सब सुविधाएं है, इसीलिए मैं लखनऊ में जाकर इलाज कराऊंगा। बनारस से कहाँ चलने की तैयारी कर रहे हैं? लखनऊ। सब तैयारियां हो चुकी थी, इतने में एक और डॉक्टर को मेहरबान ली वाला है, एक नया डॉक्टर आ गया। उन्होंने देखा, कहा जरा मुंह तो देखूं। मैंने कहा मुंह जीभ जू चाहे, देख करके बड़े जोर से हंसे और मैं घबराया। ऐसी हंसी केवल कभी समय में ढंगी कविता के समय सुनाई देती है। मैं चकित भी हुआ। डॉक्टर बोले, किसी डॉक्टर की ये नहीं सुनी तुम्हें पायरिया है। ये डॉक्टर जो आया है वह इसके मुंह देख रहे हैं मरीज मरीज की और कह रहे हैं तुम्हें तो पायरिया हुआ है, तुम्हारे पेट में दर्द नहीं है, तुम्हारे मुंह में दिक्कत है। कह रहे हैं कि तुम्हें पायरिया है, उसी का जहर पेट में जा रहा है और सब फसाद कर रहा है। मैंने कहा तब क्या करूं? डॉक्टर साहब ने कहा इसमें करना क्या है, किसी दांत चिकित्सक के यहाँ जाकर दांत निकलवा दो, सारे दांत उठवा दीजिए। मैंने अपने मन में कहा या आपको ये कहने में कुछ कठिनाई नहीं हुई, गोया दांत निकलवाने में कोई तकलीफ ही नहीं होती। खैर रात भर मैंने सोचा, फिर मैंने नीचे किया कि यही डॉक्टर ठीक कहते हैं। दांत चिकित्सक यहाँ पूछवाया, उसने कहा कि 3 रुपए एक दांत तुड़वाने के लगेंगे। एक दांत के तुड़वाने के लिए कितने रुपए? 3 रुपया, यानी 32 दांत के लिए 96 रुपया होगा। वह डॉक्टर इनको छूट देगा और 90 रुपये पूरा दांत निकाल देगा। दांत टुकड़ाने के लिए 90 रुपया और इसके लिए नया दांत लगवाने के लिए 150 रुपया। नया दांत लगाने के लिए कितना रुपया? 150 रुपया अलग से। यह सोचा मेरा पेट दर्द के साथ सिर चक्कर भी आने लगा, मगर मैंने सोचा कि जाना है तो जहान है, ऐसा कुछ है, इतना खर्च करो। श्रीमती जी से मैंने रुपए मांगा, उन्होंने पूछा क्या होगा, मैंने सारा हाल कहा दिया। बोले तुम्हारी बुद्धि कहीं घास चाल गई है। यानी मैं अपने पति से पैसा मांगा है ना, कितना? 90 रुपया और 150 रुपया, ताकि 240 रुपया, ताकि दांत निकलवा करके नया दांत लगवाया जाए। पत्नी जी कह रहे तुम्हारी बुद्धि कहीं घास चलने गई है। आज कोई कहता है दांत उखवा डालो, कल कोई कहेगा सारे बाल उखवा डालो, परसों कोई डॉक्टर कहेगा नाक निकलवा डालो, आंखें निकलवा दो। यह सब फिजूल है। खाना ठिकाने से खाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। मैंने कहा तुम्हें अपनी दवा करनी थी तो इतने रुपए बर्बाद क्यों किए? यानी पत्नी जी से कह रहे हैं। इसको कौन लिखा है? बेटा बनारसी। शब्दार्थ है, चिकित्सा का अर्थ होता है उपचार, इलाज। बुलेटिन यानी खबर, समाचार। वेलेंट यानी विशेष सेवा। रिफ्रेशमेंट यानी तरोताजा खाना। छायावादी यानी कि एक प्राकृतिक चित्र करने वाला कविता। एहतियात यानी सावधानी। प्रादुर्भाव यानी प्रकट होना। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए शुक्रिया।